मान लीजिए आप एक टाटा हैरियर में बैठकर अपनी फैमिली के साथ कहीं पर जा रहे हैं और आपको गाड़ी चलाते हुए मज़ा भी बहुत आ रहा है, पर थोड़े ही टाइम बाद आपकी गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो जाती है और आप उसे वापस स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आपकी जो टाटा हैरियर है वो स्टार्ट नहीं होती। अब ऐसी परिस्थिति में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको बस परेशानी से काम लेना है, क्योंकि आप एक टाटा ओनर हैं और टाटा ओनर्स के लिए अपनी गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो जाना बहुत ही आम बात है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये तू क्या बात कर रहा है, पर असल में हाल फिलहाल टाटा ओनर्स का हाल कुछ ऐसा ही है। हाँ दोस्तों, ये जो सारी बातें आपने देखी और सुनी, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। लोगों के साथ असल में ऐसा हुआ है और ये सारी बातें सुन के आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे टाटा कार्स की रिलायबिलिटी और सर्विस सेंटर के चर्चे तो आपने सुने ही होंगे। आखिर क्यों एक नॉर्मल टाटा ओनर अपनी गाड़ी को लेके इतना परेशान है? इस तरह की प्रॉब्लम और टेक्निकल इश्यूज सिर्फ टाटा हैरियर और सफारी में ही है और टाटा मोटर्स के हिसाब से हैरियर और सफारी ओमेगा आर्किटेक्ट प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसी सेम प्लेटफॉर्म पर रेंज रोवर इवोक और रेंज रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स भी बनी है। तो क्या उन गाड़ियों में भी इसी तरह के रिलायबिलिटीज और टेक्निकल इश्यूज हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको अलग अलग लोगों के पास से अलग अलग सुनने को देखने को मिला होगा, पर असल में इन सभी परेशानियों के पीछे दो ही सबसे बड़े कारण हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम एक कस्टमर के नज़रिए से नहीं, परंतु एक सुलझे हुए मिस्त्री के नज़रिए से या फिर आज के ज़माने के मैकेनिक के नज़रिए से इन सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम दो में से पहले कारण की बात करें तो उसे समझने के लिए हमें एक छोटे से एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि आपके घर पे एक फंक्शन है और उस फंक्शन में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। मेहमान आएंगे तो उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सभी मेहमानों की खाने पीने की व्यवस्था के लिए क्या आप खुद मेहनत करोगे? मतलब कि हलवाई ढूंढना, चाय पानी देने वाला ढूंढना, कोल्ड ड्रिंक देने वाला ढूंढना, पानी पूरी वाले को ढूंढना वगैरह वगैरह, या फिर किसी केटरर्स वाले को ही पूरे के पूरा ऑर्डर दे दोगे? जाहिर सी बात है आप लोग यही कहेंगे कि हम किसी केटरर्स वाले को ही ऑर्डर दे देंगे। सेम कहानी यहाँ पर हैरियर और सफारी के साथ है। टाटा सफारी और हैरियर में मिलने वाला डीजल इंजन फिएट कंपनी से लिया जाता है। इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाला ऑटोमेटिक गियरबॉक्स हुंडई कंपनी से लिया जाता है और जिस प्लेटफॉर्म पर ये दोनों गाड़ियां बनी है वो प्लेटफॉर्म भी लैंड रोवर कंपनी से लिया गया है। इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले पार्किंग सेंसर्स भी कोई अदर कंपनी बना रही है। और एक बात, इन सभी पुर्जों को एक साथ चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है वो टाटा मोटर्स ने खुद ही डिज़ाइन किया है। मतलब कि आप इसे एक तरह से गाड़ी का दिमाग भी कह सकते हैं, जो म्यूजिक सिस्टम, स्पीडोमीटर और एसी को चलाता है। साथ ही साथ फ्यूल टैंक में से कितना फ्यूल इंजन तक पहुंचाना है और गाड़ी को कौन से गियर में रखना है या फिर गाड़ी को कौन से गियर में चलना चाहिए, ये सारे बहुत काम करता है। इन सभी बातों से आप ये मानिए टाटा हैरियर में और सफारी में दिमाग जो है वो टाटा कंपनी का है, दिल जो है वो फिएट कंपनी का है, यानी कि इस गाड़ी का इंजन। शरीर जो है वो लैंड रोवर कंपनी से लिया गया है। अब आप ही बताइए, एक ही शरीर में हम अलग अलग पुर्जों को लगा दे तो वो इंसान कैसा चलेगा और कितना चलेगा? इसी तरह इन दोनों गाड़ियों में अलग अलग कंपनी से लिए गए पुर्जे लगा दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों गाड़ियों में रिलायबिलिटी इश्यूज और टेक्निकल इश्यूज का आना कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब यही है कि एक अच्छी वेल इंजीनियर्ड गाड़ी बहुत सारे पुर्जों को जोड़ने के बाद बनती है, पर उन सभी पुर्जों का एक ही कंपनी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बात हो गई पहले कारण की।
दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही साफ दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि अगर वो हमारे दादा या परदादा को हो चुकी है तो आने वाले समय में वो बीमारियां हमें भी हो सकती है, क्योंकि वो जेनेटिक्स के साथ हमारे डीएनए में आती है। ऐसा ही कुछ हाल टाटा हैरियर और सफारी का भी है। हम सबको पता है कि ये दोनों गाड़ियां जिस प्लेटफॉर्म पर बनी है वो प्लेटफॉर्म लैंड रोवर कंपनी से लिया गया है और इसी प्लेटफॉर्म पर रेंज रोवर इवोक और रेंज रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स भी बनी है। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इन दोनों गाड़ियों का टाटा हैरियर और टाटा सफारी से क्या संबंध है। और लैंड रोवर तो एक लग्जरी कार कंपनी है, इस कंपनी की गाड़ियां तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। भले ही लैंड रोवर एक लग्जरी कार कंपनी है और ये बेस्ट एसयूवी मेकर्स के नाम से जाने जाते हैं, और यही कंपनी बदनाम है तो सिर्फ अपने रिलायबिलिटी इश्यूज और हाई मेंटेनेंस की वजह से। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, आप खुद गूगल पर सर्च करेंगे तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि रेंज रोवर इवोक की बदनामी सिर्फ उसके रिलायबिलिटी की वजह से हो रही है। कहा जाता है कि इस गाड़ी में मिलने वाला ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में बहुत सारे इश्यूज आते हैं और कई बार यह गियरबॉक्स फेल भी हो जाता है। उसी तरह रेंज रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स की रिलायबिलिटी भी कुछ इतनी खास नहीं है और ये भी कहा जाता है कि इस गाड़ी में वार्निंग लाइट से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं। क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि असली प्रॉब्लम कहाँ पर है? यहाँ पर लैंड रोवर के जिस मॉडल की हमने बात करी, ये वही दोनों मॉडल है जो ओमेगा आर्किटेक्ट प्लेटफॉर्म पर एक बार बन चुके हैं। तो इससे हमें सिर्फ इतना ही पता चलता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर पहले इवोक और डिस्कवरी स्पोर्ट्स जैसी गाड़ियां बनी हुई है और उनमें रिलायबिलिटी इश्यूज और टेक्निकल इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, तो उसी प्लेटफॉर्म पर बनी टाटा हैरियर और सफारी में भी ये सेम रिलायबिलिटी इश्यूज और टेक्निकल इश्यूज देखने को मिल सकते हैं और वो हम देख भी रहे हैं। हालांकि यहाँ पर टाटा मोटर्स के हिसाब से इस प्लेटफॉर्म को रीडिज़ाइन कर दिया गया है, पर असल में मेरे ख्याल से इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ एडजस्ट किया गया है, और वो भी इसीलिए कि हम यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन के बदले सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन मिले। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर टाटा मोटर्स ने ओमेगा आर्किटेक्ट प्लेटफॉर्म शब्द का उपयोग सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए करा है। काफ़ी सारे लोग यही सोचेंगे कि मैं यहाँ पर बैठा बैठा सिर्फ टाटा मोटर्स की बुराई कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। शायद इस वीडियो की मदद से हम लोगों का नज़रिया बदल सकता है, और ज़रूरी नहीं है जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई वो आपकी टाटा हैरियर या फिर टाटा सफारी में देखने को मिल सकती है। इसीलिए अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सभी प्रॉब्लम्स के सामने आप कैसे जीत सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पहाड़ खोदने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी गाड़ी का कुछ ज़्यादा ध्यान रखना है। आप अपनी गाड़ी की सर्विस 10,000 किलोमीटर पे कराते हो तो आपको उसे 9,000 किलोमीटर पे ही सर्विस करा लेना है, और सर्विस रिलेटेड या मेंटेनेंस रिलेटेड किसी भी प्रोसीजर को स्किप नहीं करना है। कहने का मतलब यही है कि अगर आपको मैकेनिक बोल रहा है कि सर आपको इस पार्ट को चेंज कराना पड़ेगा, तो उसे चेंज करवा लो। यह मत बोलो कि हम उसे नेक्स्ट सर्विस में चेंज कराएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो ड्राइविंग है वो रफ ड्राइविंग है, तो हो सके तो उसे थोड़ा सा सुधार लो, क्योंकि गलत तरीके से ड्राइव करने की वजह से ही गाड़ियाँ जल्दी ख़राब होती है। बस यही कुछ बातें थी टाटा हैरियर और सफारी के बारे में, और ये जो सारी हमने बातें की वो मेरी रिसर्च के आधार पे की गई है। तो आपको ये सारी बातें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे टू यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।